बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर रिसेंट में आपके जो मिड टर्म के एग्जाम्स होने वाले हैं, इसके लिए ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिए गए हैं। आपने सही सुना है, ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर आपके आ चुके हैं, जो कि किसके द्वारा दिए जाते हैं? DOE। इट मीन्स इसे आप हिंदी में कह सकते हो शिक्षा निदेशालय के द्वारा, जो कि कहाँ का है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का। तो बेसिकली इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी ऐच्छिक यानी कि हिंदी इलेक्टिव, इसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हम इस क्वेश्चन पेपर को समझेंगे इजी एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, कोड देख सकते हो आप 002 है। तो जिस तरीके से हमने आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर बना के प्रोवाइड किए थे, ठीक एज इट इज वही फॉर्मेट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं भाई कैसा फॉर्मेट है। तो यहाँ पे देख सकते हो टाइमिंग हमारी 3 घंटे की रहेगी। मैक्सिमम मार्क्स हमारे टोटल जो है वो 80 रहेंगे। और जैसे हमने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 खंड में विभाजित रहेगा, खंड आ और खंड बा। खंड आ में टोटल 48 क्वेश्चन होंगे और जिसमें से आपको 40 करने होंगे। ठीक है, खंड बा में आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, यानी कि जिसमें आपको लिखना होता है, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए एक एक करके हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट एक ही वीडियो में पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पे समझने वाले हैं एक इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की। ओके, तो यहाँ पे देखिए खंड आ है हमारा, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, खंड ए में बेसिकली वास्तुपरक प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, जो कि एक एक मार्क्स के इसमें 10 MCQ क्वेश्चन होने वाले। अब मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप चाहो तो इस गद्यांश को इजीली वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, या फिर आपको यदि ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कहां से कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उस ग्रुप में आपको इस PDF का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से जाके इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हो और फिर इसे पढ़ लीजिएगा, और फिर जो क्वेश्चन में यहाँ पे आपको सॉल्व करवाने वाला उसे आप मैच कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका गद्यांश है। एक एक मार्क्स के यहाँ से 10 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपको आंसर भी बता दूंगा कि कहाँ से आपको आंसर कैसे ढूंढना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे क्या है कि किसकी परिधि सबसे विस्तृत होती है। तो इसका आंसर आपको बिल्कुल फर्स्ट लाइन में देखने को मिल जाएगा कि जो श्रोताओं की परिधि है वो बहुत ही ज्यादा विस्तृत होती है। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार साहित्य किसे कहा जाना चाहिए? तो साहित्य जो है वो किसे कहा जाना चाहिए? बेसिकली जिसमें जीवन की सच्चाइयां और अनुभूतियां व्यक्त की गई हो। दैट मीन्स सिंपल सी बात है भाई, जिसमें जीवन के यथार्थ का चित्रण किया गया। तो तीसरा वाला हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार साहित्य में प्रभाव कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? तो ये तो आप सभी को ही पता है कैसे उत्पन्न कर सकते हैं हम इसे। जीवन की जो सच्चाइयां हैं इसको दिखाकर हम इसमें उत्पन्न कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस प्रकार के साहित्यकार की रचनाएं शताब्दियों और युगों तक हृदय को प्रभावित करती हैं? यानी कि ऐसा कौन सा साहित्य होता है बेसिकली जो आपको कई शताब्दियों तक प्रभावित करता है? तो गल्प बिल्कुल भी नहीं, कल्पना बिल्कुल भी नहीं, मिथ्या तो कभी हो ही नहीं सकता। तो सिंपल सा है, जिसका लेखन में आपको सच्चाई दिखे। सिंपल सा, ये आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे। ठीक है, पांचवा देखिए, तिलस्मी कहानियां, भूत प्रेत की कथाओं और प्रेम वियोग के आख्यानों में अब लेखक की दिलचस्पी क्यों नहीं रही है? तो आप इसे जब पढ़ोगे तो उसमें देखोगे क्योंकि अब उसमें मनोरंजन के जो तत्व हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, वैसे इसका आंसर आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इनडायरेक्टली इसमें बताया गया। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए, लेखक के अनुसार साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? जीवन की आलोचना। तो साहित्य का यहाँ पे सबसे सही अर्थ क्या हो गया? यहाँ पे जीवन की आलोचना। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा जो खा वाला पॉइंट है ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखिए, जिस साहित्य में जीवन की सच्चाइयां और अनुभूतियां व्यक्त होती हैं, यानी कि ऐसा साहित्य, ऐसी जो साहित्य जिसमें सच्चाई हो, जिसमें भावों को लिखा गया हो, तो उसका प्रभाव कैसा होता है? सिंपल सी बात है, बहुत ही ज्यादा व्यापक होता है और बहुत लंबे समय तक हम उसे याद करते हैं। ठीक है, आठवां देखिए, लेखक के अनुसार चिड़े की कहानी और गुलबुल की दास्तान भी वास्तविक साहित्य की श्रेणी में कब आ सकते हैं?
तो ये कब आ सकते हैं बेसिकली, यहाँ पे ऊपर दिखाया गया, मैं आपको बता भी देता हूँ। ये रहा देखो, जब जीवन की सच्चाइयों का उसमें तर्पण हो, तब ये हो सकता है, यानी कि जब उसमें जीवन का एक सच्चा चित्रण देखने को मिलता है, तब वो वास्तविक साहित्य की श्रेणी में आ सकता है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भाषा का कौन सा रूप नहीं है? तो लिखित भी होता है, मौखिक भी होता है, सांकेतिक भी होता है, लेकिन पाक्षिक कोई भाषा का स्वरूप नहीं होता। ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 10 कि परिमार्जित शब्द का क्या अर्थ है, तो बेसिकली इसका जो अर्थ है वो होता है साफ। यहाँ पे साहित्य के संबंध में बात की गई है, तो इसका मतलब होता है साफ। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे एक वर्ड आपके लिखे हुए हैं पैराग्राफ में, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ देखो, साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित एवं सुंदर। अब यहाँ पे परिमार्जित का मतलब है सरल हो, सहज हो, साफ हो बेसिकली एक तरीके से, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं जिसमें कोई भी कुछ छुपा ना हो, बिल्कुल साफ तरीके से। ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन के आंसर, एक एक मार्क्स के 10। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आपका गद्यांश। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है। सेकंड में बेसिकली जो है एक एक मार्क्स के हमारे 8 क्वेश्चन है, जो कि गद्यांश पर आधारित है। आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 में से आपको किसी एक को अटेम्प्ट करना होगा। तो बहुत अच्छी बात है, एक गद्यांश जो काव्यांश रहेगा आपको उसमें चॉइस मिलेगी। तो हम यहाँ पे आपका जो पहला वाला है इसे करने वाले, ठीक है। सेकंड वाले को मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ। देखिए, बेसिकली जब आप इसे पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन पेपर निकाल लेना और इजीली से पढ़ लेना। हम सीधे इसके क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला ये है कि कवि जो है वो स्वयं को क्या मानता है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस लाइन में कि कवि जो है वो स्वयं को पथिक अलवेला कह रहे हैं, यानी कि स्वयं को वो पथिक बोलता है। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि कवि ने फूलों के स्थान पर सूलों से मित्रता क्यों की है? क्योंकि कवि जो है उसका लक्ष्य के प्रति उसका दृढ़ निश्चय है, यही इसके अंदर सकारात्मकता को दर्शाता है। बाकी तो फूल पसंद नहीं है, बाधाओं से घबराना, मनोबल की कमी, ये तो हो ही नहीं सकते। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा, पहला वाला राइट हो गया। उसके बाद कवि विपदाओं में भी क्या करता है, यानी कि जब विपदा आती है कवि पर तब वो क्या करता है? तो मैं विपदाओं में मुस्कुराता नव आशा के दीप लिए, यानी कि वो क्या करता है? नई आशा के दीप लिए नाचता है, सिंपल सा। चौथा देखिए, अग्नि शिखाओं के नर्तन में अलंकार, बेसिकली यहाँ पर जो है वो मानवीकरण अलंकार का उपयोग किया गया। अग्नि शिखाओं का मतलब है अग्नि शिखाओं के नर्तन, यानी कि जो बाधाएं हैं उसके सामने जो आती हैं उसका यहाँ पे उसने मानवीकरण किया है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको लगता है कि इसका कोई और आंसर होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पांचवा क्वेश्चन, अविराम शब्द का उपयोग क्या अर्थ क्या होता है? अविराम यानी कि जिसमें विराम ना हो, दैट मीन्स बिना रुके। ठीक है, बिना रुके अविराम शब्द का अर्थ है। छठा देखिए, युग की प्राचीर निवल, इसका अर्थ क्या है? तो युग की प्राचीर, प्राचीर का मतलब बेसिकली क्या होता है? एक महल टाइप या किले टाइप में होता है। ठीक है, तो युग की प्राचीर निवल, इस संबंध में जब हम आधुनिक की बात कर रहे हैं तो आधुनिक टाइम पे जो भी महल वगैरह होते हैं, ठीक है, वैसे तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो बनना चाहिए खा वाला ऑप्शन, जो भी प्राचीन जजर किले हैं इसके बारे में। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि इसकी आंसर की जो है वो नहीं दी इन्होंने। तो हमने क्या किया है, हमने एक टीम बना के इसको बहुत अच्छे से समझा है। और ये वैसे हम पता तो है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसे आपके लिए एक होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, अब ये देख लेना कि वैसे इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा इसका आंसर। बस ये आपके लिए एक होमवर्क है, ताकि कम से कम पता तो लगेगा कि बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो कम से कम समझ रहे हैं ना अच्छे से, या नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, इसी संबंध में आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कवि के लिए कौन सी राह सुपरिचित है, यानी कि कवि किस राह से परिचित है? तो बेसिकली वो कौन सी राह से परिचित है? ऐसी राह जो बाधाओं और विपदाओं से भरी हुई हो। ठीक है, फिर है 8वां, पतन शब्द का विलोम लिखिए। तो बेसिकली पतन एक होता है, देखो यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, एक है उद्धार और एक है उत्थान। उत्थान, तो बेसिकली पतन और एक उत्थान, ये दोनों इसके विलोम शब्द हैं। उद्धार का मतलब हो जाता है किसी चीज से जब वो ग्रसित होता है उससे उद्धार हो जाना, लेकिन पतन और उत्थान ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। पतन बिल्कुल नाश, उत्थान एक नई प्रथा का चलन। तो यहाँ पे हम देखेंगे
चौथा वाला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया बहुत ही अच्छे तरीके से आपका ये जो ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर है इसके सॉल्यूशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 1 हमने कर लिया है ये वाला, ठीक है। और वैसे तो एक ही जरूरी था हमें करना, तो इसलिए मैंने सेकंड को यहीं पे विराम दिया है। इसे आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। हम सीधा जो है वो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन है आगे, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाता है थर्ड। अब इस थर्ड क्वेश्चन में अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एक मार्क्स के 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत मजा आएगा करने में। देखिए आपको क्या करना है, ये जो 5 क्वेश्चन दिए गए विकल्प चुनिए और आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है कि हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई थी। तो जो नेट पत्रकारिता है वो सिंपल सा इसका आंसर है वेब दुनिया के साथ नेट पत्रकारिता प्रारंभ हुई थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, समाचार पत्र प्रकाशित या प्रसारित करने की जो आखिरी समय सीमा होती है उसे क्या कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है भाई, उसे क्या कहते हैं, डेडलाइन कहा जाता है, कि इस टाइम तक आपको जो है समाचार पत्र को प्रकाशित कर देना, प्रसारित कर देना है। तीसरा, संपादकीय लिखने का कार्य किसका होता है। तो इसका कार्य होता है बेसिकली संपादक और उसके सहायक जो होते हैं संपादक, उसके द्वारा संपादकीय लिखने का कार्य, ठीक है। तो हम कहेंगे तीसरा वाला ऑप्शन ठीक है। चौथा देखिए, कविता का जन्म किस परंपरा के रूप में हुआ था। तो मूल रूप से जब कविता जन्मी थी, जो जन्म हुआ था बेसिकली इसका, ऐसा नहीं कि किसी चीज से ये उत्पन्न हो गई, नहीं, ये जन्म की बात हो रही है एक कविता के संबंध में। तो बेसिकली ये वाचिक रूप में, यानी कि जिससे पहले आपस में लोग बोलकर कहा करते थे, फिर धीरे धीरे करके ये लिखित रूप में आ गई, फिर धीरे धीरे करके यांत्रिक रूप में आ गई, ठीक है। अगर ये पूछा जाता कि कविता जो है वो वर्तमान में किस परंपरा में रूप में है, तो हम कहते हैं कि चारों ही ठीक है, यानी कि तीनों ही ठीक है बेसिकली। लेकिन यहाँ पे कविता का जन्म किस परंपरा में पर्टिकुलर पूछा गया है, तो वो है वाचिक, ठीक है। पहला हमारा ठीक हो गया। पांचवा देखिए, नाटक को कौन सा काव्य कहा जाता है। तो बेसिकली नाटक कौन सा काव्य होता है, नाटक होता है एक दृश्य काव्य, जिसे आप देखकर उसकी अनुभूति, उसके बारे में समझ सकते हो सारी बातों, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे समझ गए इजीली। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के ये पॉइंट थे, पहले का आंसर ए राइट है, दूसरे का डी राइट है, तीसरे का हमारा जो पॉइंट है वो तीसरा राइट है, और चौथे का हमारा यहाँ पे जो है पहला राइट है, और पांचवे का तीसरा राइट है, ठीक है। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये प्रश्न आपकी जो अंतरा पाठ्य पुस्तक है भाग 2 इससे लिए गए हैं। देखते हैं भाई कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 4 है, बेसिकली इसमें एक एक मार्क्स के आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सभी का आपको आंसर लिखना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन ये है, हमारा देश कैसा है। तो इसका आंसर आपको बिल्कुल पहली लाइन में मिल जाएगा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यानी कि बेसिक अरुण मधुमेह। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, इस पे कौन सा भाव है। तो सिंपल सा भाव है कि भारत में जो अपरिचित लोग होते हैं उन्हें भी यहाँ पर आश्रय मिलता है, उन्हें भी यहाँ पे सहारा मिलता है। तो पहला राइट हो गया। तीसरा, प्रस्तुत गीत कौन गा रही है। तो सिंपल सी बात है, कौन गा रही है भाई, कार्नेलिया गा रही है, यानी कि कार्नेलिया जी गा रही है। चौथा देखिए, प्रातः काल कौन सुख बरसा रहा है। तो रजनी, रजनी का मतलब होता है रात्रि, हेम, हेम यानी कि बेसिकली हेम और कुंभ ये अलग पॉइंट है, और यहाँ पे बेसिकली जो सुख बरसा रही है वो है उषा। यहाँ पे कविता में ये कहा गया कि उषा रूपी नायिका जो है वो सुबह सुबह सुख बरसा रही होती है सभी व्यक्ति, सभी वातावरण में, ठीक है। तो उषा रूपी नायिका को यहाँ पे दर्शाया गया, ये समझ गए। फिर आ जाता है हमारा पांचवा, आकाश में उड़ते हुए पक्षी किसकी भांति प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफिकल्ट लग सकता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ नीड़ निज प्यारा। बेसिकली यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि पंछी उड़ रहे हैं। तो अब देखो इसमें, अब पॉइंट तो इसके बिल्कुल ही अलग है, जैसे कि बारिद बिंदु के समान, तरुशिखा के समान, इंद्रधनुष के समान, या ऊषा घट के समान। तो बेसिकली यहाँ पे तो आपको पक्षी के संबंध में कुछ नहीं दिखा है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है इसका तीसरा वाला, इंद्रधनुष के समान, ठीक है। यानी कि पंछी जो उड़ रहे होते हैं आकाश में वो इंद्रधनुष के समान प्रतीत होते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, करुणा जल में कौन सा अलंकार है। तो बेसिकली करुणा जल जो है वो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार को दर्शाता है, ऑप्शन
डी वाला यानी कि घ वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा आपको ये समझ में आ गया इसका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की एक मार्क्स के ये 6 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिए यहाँ पे मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। पहले का आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वाला, दूसरे का हमारा पहला आंसर हो जाएगा पहला पॉइंट, तीसरे का हमारा सेकंड हो जाएगा, चौथे का हमारा जो है फोर्थ हो जाएगा, और पांचवा जो है पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा, और चौथे का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चौथा, सॉरी छठे का राइट आंसर चौथा हो जाएगा। सिंपल सा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 5। अब ये 5 भी एक मार्क्स के 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बेसिकली आपके चैप्टर से लिए गए हैं। एक गद्यांश जो काव्यांश है, कविता वाला सेक्शन, उससे आएगा 6 मार्क्स के एमसीक्यू, और एक आपके चैप्टर वाले से आएंगे एमसीक्यू, और फिर 5 एमसीक्यू आपकी जो सेकंड वाली किताब है उससे आएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, प्रेमधन की छाया स्मृति से लिया गया है। अब इस संबंध में कैसे कैसे पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि उपयुक्त गद्यांश में चौधरी साहब का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो प्रेमधन के द्वारा चौधरी साहब का जो उपयोग है और शब्द का उपयोग वो उपाध्याय बद्री नारायण के लिए किया गया। ठीक है, तो चौधरी साहब जो शब्द है इसका उपयोग किसके लिए किया गया? उपाध्याय बद्री नारायण के लिए। तीसरा, हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे। पंक्ति का आशय बताइए। तो बेसिकली उन्हें पुरानी चीज समझने का मतलब तो कोई वस्तु या फिर प्राचीन या पुरातन वस्तु तो हो नहीं सकता, नया और ऊर्जावान उन्हें समझ नहीं सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे वो उन्हें वयोवृद्ध और एक अनुभवी व्यक्ति मानते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है थर्ड। लेखक ने चौधरी साहब को एक खास हिंदुस्तानी रईस क्यों कहा है? क्यों कहा है भाई? तो इसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा पैराग्राफ के अंदर ही कि यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि चौधरी साहब एक खास हिंदुस्तानी रईस थे। वे वसंत पंचमी, होली इत्यादि के अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। तो सिंपल सी बात है, हम देखेंगे कहाँ पे। देखो 2 पॉइंट हैं, एक तो यहाँ पे लोगों को दान देकर उत्सव मनाते थे और लोगों को शामिल करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शामिल करके उत्सव मनाने की बात जो है वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पे कौन सी बातों को बताया है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो वो होती कि उनके बातचीत का ढंग औरों से निराला था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, रईस के बारे में। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे चौथा वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में से चौधरी साहब की विशेषता नहीं है? तो तबीयतदारी, मनोरंजन के प्रेमी, बातचीत की विशिष्ट, ये सभी हैं, लेकिन तरफदारी ये उनकी विशेषता नहीं है। सिंपल सा। ठीक है, उसके बाद पांचवा, विलक्षण वक्ता से क्या तात्पर्य है? तो विलक्षण वक्ता यानी कि एक अद्भुत परिपक्वता का होना। ये विलक्षण वक्ता मतलब कि बेसिकली एक सेकेंड, इसका देखते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है विलक्षण वक्ता। हाँ, उनमें एक विलक्षण वक्ता रहती थी, उनकी आंखों में उनकी बातचीत का ढंग लोगों से एकदम निराला हुआ करता था, इसलिए। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कहेंगे, उनके उनके पास उनके अंदर एक अद्भुत परिपक्वता थी बात करने की। सिंपल सा। और छठा, हैसियत शब्द में प्रत्यय क्या है? तो बेसिकली इयत शब्द जो है वो एक प्रत्यय है, और यहाँ पे हम कहेंगे हैस जो है वो एक क्या है, एक मूल शब्द है, क्योंकि प्रत्यय शब्द के बिल्कुल एंड पे लगते हैं। तो यहाँ पे इयत जो है वो हो जाएगा आपका प्रत्यय। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए। तो सबसे पहला क्या था, चौधरी साहब के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया गया है, मतलब किसके लिए? तो उपाध्याय बद्री नारायण। दूसरा का यहाँ पे हमारा जो है वो ऑप्शन सी था। तीसरे का हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डी था। चौथे का हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए था, और पांचवे का हमारा जो है वो तीसरा था, और छठे का यहाँ पे तीसरा था। इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपके गद्यांश पे आधारित एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे। सिंपल सिंपल और बहुत ही आसान से प्रश्न। अब जो है आपकी सेकंड बुक आ जाती है। यहाँ पे सेकंड बुक के क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? तो बेसिकली ये उपन्यास, आपको लग रहा होगा कि सूरदास की झोपड़ी सूरदास का चैप्टर है तो उससे लिया गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है वो रंगभूमि उपन्यास का एक छोटा सा अंश यहाँ पे
लिया गया है। ठीक है, दूसरा देखिए, अभिलाखाओं की राख से क्या तात्पर्य है? देखो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, एक तो सभी पैसों का जल जाना या फिर झोपड़ी के साथ उसकी अभिलाषाओं की पूर्ति समाप्त हो जाना। बेसिकली यहाँ पर जो है वो अभिलाषाएं उसकी किससे जुड़ी हुई थी? उसकी अभिलाषाएं पैसों से जुड़ी हुई थी। तो जब उसके पैसे जल जाते हैं तो उसकी अभिलाषाओं की राख हो जाती है, यानी कि अभिलाषाओं की राख का मतलब यही है। ठीक है, उसके पैसों का जल जाना, क्योंकि उसने वो पैसे कई कार्य के लिए जमा किए थे। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि सूरदास ने पैसे क्यों जमा किए थे? तो देखो दो पॉइंट तो मुझे मिल गए थे वहां पे आपके चैप्टर में, कि पिंडदान के लिए और कहीं बिटुआ का जो ब्याह है वो तय हो जाए तो उसकी शादी के लिए। तो अब इन दो को तो हम रह नहीं सकते, तो उसने गांव में, मैंने देखा फिर आगे थोड़ा और चैप्टर को खोल के तब समझ में आया कि उसने गांव में कुआं बनवाने के लिए भी पैसे ये इकट्ठे किए थे ताकि लोगों को पानी की समस्या ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि सूरदास ने जो पैसे जमा किए थे उसके संबंध में उपरोक्त सभी राइट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है, विस्कोहर की माटी पाठ के अनुसार गर्मी और लू से बचने के कौन से उपाय किए जाते हैं? बेसिकली बहुत से क्वेश्चन इसमें वही एज इट इज सेम आए हैं जो कि हमने आपके लिए तैयार किए। तो क्या कौन से यहाँ पे उपाय किए जाने चाहिए? तो वो होता है पहला वाला कि कमीज या फिर धोती में गांठ लगाकर प्याज बांध लेना चाहिए। इससे आपको गर्मी और लू नहीं लगी, इससे हानि नहीं पहुंचेगी बेसिकली। फिर आ जाता है पांचवा, विस्कोहर की माटी पाठ में कोइया से क्या अभिप्राय है? तो कोइया जो है बेसिकली जल में उगने वाला एक जल पुष्प है। सिंपल सा आंसर हो जाएगा ये। तो देख लेते हैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन। तो किस उपन्यास से लिया गया है? सूरदास झोपड़ी का ये जो पार्ट है वो रंगभूमि है। अभिलाषाओं के राग से क्या तात्पर्य है? उसके सभी पैसों का जल जाना। तीसरा जो है उसने क्यों पैसे इकट्ठे किए थे? तो उपरोक्त सभी। और गर्मी लू से बचने के लिए क्या करना चाहिए? कमीज में धोती में गांठ लगा कर प्याज बांध लेना चाहिए। और पांचवा है बिस्कोहर की माटी पाठ में जो कोइया शब्द है उसका मतलब है जल में उगने वाला पुष्प। सिंपल। तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन नंबर ए था, ठीक है, बेसिकली जी आप कह सकते हो वास्तु परक प्रश्न वाला, ये पार्ट हमने यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट। और हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके जो अभिव्यक्ति माध्यम से संबंधित थे, आपकी किताब अंतरा के काव्यखंड से संबंधित, किताब अंतराल के काव्यखंड से संबंधित, और जो हाँ ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा अगला सेक्शन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खंड नंबर बी, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो इस संबंध में किस किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे अब हम उनको डिस्कस करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा कि आपको एक विषय पर रचनात्मक लेख लिखना होगा 5 नंबर में। तो लेख किस संबंध में है? वर्षा का एक दिन, अति सर्वत्र वज्रेल और भारत की भाषाई विविधता। अब इसमें से मुझे जहां तक लगता है कि बच्चे दो टॉपिक ज्यादा यूज करेंगे, वर्षा का एक दिन और भारत की भाषाई विविधता। तो एक टॉपिक जिसपे मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है वर्षा के एक दिन के दृश्य लेखन के बारे में, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ये, वर्षा का एक दिन। ठीक है, तो बेसिकली वर्षा के एक दिन की यहाँ पे बात की गई है। तो इस कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। वैसे आप इसमें अपनी जो बात है उसको भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो ये एज सेम उठा सकते हो। बारिश प्रकृति के खूबसूरत पलों में से एक है जो किसी व्यक्ति को हर्षित और आनंदित कर सकती है, और कई लोगों का तो ये मानना है कि भगवान का आशीर्वाद कुछ विशिष्ट समय के लिए उनके द्वारा हम पर भेजा जाता है। गर्मी की सीजन की पहली बारिश हम पर अपने घर के बाहर जब होती है तो हम घर के बाहर भीगने लगते हैं, खुश होकर हम मुस्कुराते हैं और उस बारिश का आनंद लेते हैं। और गर्मी के ये जो कड़े दिन होते हैं या फिर बारिश का ये जो एक इम्पोर्टेंट दिन होता है, बेसिकली जब भी बारिश होती है तो इस दिन हम एक ठंडा स्नान करते हैं और बहुत ही हमें आनंद मिलता है। कई बार जब हम बारिश में उस दिन भीग रहे होते हैं तो हमारे घर के माता पिता भाई बहन चिल्लाते रहते हैं, लेकिन हमें तो मतलब ही नहीं, हमें तो भाई नहाने कूदने खेलने से मतलब है। और इसका सबसे फायदा दो लोग उठाते हैं, एक तो बच्चे जो होते हैं वो उठाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं उनके, और जो ऑफिस नहीं जा पाते वो आराम से कहते हैं अरे सुनते हो आज चाय पकौड़े बना लो, इस तरीके से, है ना। तो ये हो जाता है, और उसके बाद बारिश का सिर्फ एक ही दिन लोगों के चेहरे पर अधिक खुशी ला देता है। ये जो बारिश है वो धरती की प्यास को भी कम कर देती है। ठीक है,
तो सिंपल सा ये आंसर आपको लिखना है। और वही मैं बात करूं आपसे सेकेंड जो हमारा तीसरा है भारत की भाषाई विविधता। तो भारत में किस किस तरह की कहाँ-कहाँ भाषाएं फैली हुई हैं, इसके आधार पे लोग कैसे आपस में बात करते हैं, भारत की क्या भाषाई विविधता है, ये चीजें आप इसमें लिखोगे। दैट मीन्स कि एक रचनात्मक लेख आपको लिखना है जिसमें आप कुछ पॉइंट्स को याद रखना, जैसे कि उसमें आपको अपनी रचना डालनी है। पहले आपको उसको लिखना है, उस पॉइंट के बारे में थोड़ा समझाना है, उसके बाद में आपको अपनी रचना डालनी है, और जो आपने देखा, जो महसूस किया है, उसे भी आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें 3-3 मार्क्स के, बेसिकली हमारे पास 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं, बट हमें करने कितने हैं, 2 क्वेश्चन करने। अब देखो क्वेश्चन को इसमें बहुत, एक क्वेश्चन जो है उसे बहुत ज्यादा घुमा फिरा के पूछ दिया गया, जैसे कि पहला वाला, स्ट्रिंग ऑपरेशन से क्या अभिप्राय है। तो स्ट्रिंग ऑपरेशन की अगर हम बात करें, इसके आंसर की बात करें, तो स्ट्रिंग ऑपरेशन को हम हिंदी में कहते हैं खोज परख पत्रकारिता। ठीक है, बेसिकली देखो क्या होता है कि ऐसी पत्रकारिता जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जो आम जनता के सामने नहीं आते हैं, उसे हम कहते हैं खोज परख पत्रकारिता। ठीक है, यह पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामले में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और जो सरकारी गड़बड़ियां होती हैं उनको सामने लाने की जो है कोशिश करती है। इस पत्रकारिता के उपयोग स्थिति में सच्चाई बताने का कोई और उपाय नहीं रह जाता है, यानी कि ये जो पत्रकारिता है वो लोगों को सच्चाई से, ऐसी सच्चाई जो लोगों से छुपाई जा रही होती है, उससे अवगत कराया जाता है, जिसे हम टेलीविजन के रूप में इसे कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन। ठीक है, टेलीविजन के रूप में इसे स्टिंग ऑपरेशन कहा जाता है। तो ये है आपकी स्टिंग ऑपरेशन की परिभाषा। बेसिकली खोज परख पत्रकारिता ही स्टिंग ऑपरेशन होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, और फिर तीसरा है वॉच डॉग पत्रकारिता क्या है। तो पहले हम समझेंगे वॉच डॉग पत्रकारिता क्या होती है। ठीक है, तो देखो वॉचडॉग पत्रकारिता, ये पत्रकारिता एक अच्छे लोकतंत्र देश के लिए बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभा सकती है। कैसे निभा सकती है, कैसे भूमिका इसकी अहम होती है, इंपॉर्टेंट होती है। देखो, पत्रकार के द्वारा किसी भी नेता या फिर प्रतिष्ठित व्यक्ति या फिर संस्थान पर अपनी एक पैनी नजर, जिसे कहते हैं ना कि अंडरग्राउंड होके, तो ऐसे में उसके द्वारा किए गए कार्य, उसके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, उसके द्वारा किए गए गलत कार्य, उन सभी का पर्दाफाश करना और समाचार पत्रों या फिर अन्य माध्यमों से उसे आम जनता तक पहुंचाना, इस वॉचडॉग पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। तो ऐसी पत्रकारिता को वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। बेसिकली यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज को बुलंद करने वाली एक पत्रकारिता के रूप में सामने आई है। ठीक है, बस इतना छोटा छोटा आंसर लिखते जाओगे, आपको 3-3 मार्क्स इजीली मिलते जाएंगे। अब यहाँ पे सेकंड था कि उल्टा पिरामिड शैली का वर्णन कीजिए। तो उल्टा पिरामिड शैली क्या है, बेसिकली देखो इसको मैं एक बार कर देता हूँ अंडरलाइन, जैसे अभी हमने किया था। बेसिकली उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है कि समाचार लेखन की ये सबसे प्रचलित, प्रभावी और एक लोकप्रिय शैली है जिसे हम उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तत्व इसमें क्या होता है कि देखो नॉर्मली क्या होता है कि समाचार इस पिरामिड के रूप में लिखा जाता है, लेकिन उल्टा पिरामिड शैली ठीक इसको उलट देना, यानी कि इस तरीके से इसको लिखा जाता है, जिसमें 3-4 तरीके के स्तर होते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको पहले बताया जाता है महत्वपूर्ण तथ्य को, उसके बाद धीरे धीरे जो अनदर इंपॉर्टेंट क्रम होते हैं उसको लिखा जाता है। इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमैक्स बिल्कुल अंत में नहीं होता, बल्कि जो इंपॉर्टेंट है, जो क्लाइमैक्स है, वो बिल्कुल शुरू में ही हो जाता है। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। देखो सबसे पहले आता है इंट्रो, बॉडी और समापन। तो समाचार के इंट्रो यानी कि लीड को हम हिंदी में मुखड़ा भी कह सकते हैं। इसमें खबर का मूल तत्व जो है वो शुरू की 2 या 3 लाइनों में हो जाता है। इसके बाद बॉडी में समाचार आते हैं, फिर विस्तृत ब्यौरा दिया जाता है, उसका महत्वपूर्ण घटनाक्रम लिखा जाता है, इस तरह से। तो ये होती है समाचार की उल्टा पिरामिड शैली, यानी कि उल्टा पिरामिड शैली की विशेषता भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में लिखिए। तो एक अच्छे समाचार की 3 विशेषताएं लिखिए।
तो एक अच्छा समाचार कब बन सकता है, उसकी विशेषताएं आपको लिखनी है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, तो कब बन सकता है अच्छा समाचार। देखिए सबसे पहला तो ये है कि एक अच्छे समाचार में हमेशा एक सरल भाषा होनी चाहिए और वो पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए, ताकि आम नागरिक भी आम व्यक्ति से आसानी से समझ सके। जो भी समाचार पत्र में तथ्य लिखे जाएं, उसे पहले अच्छे से छानबीन कर लो। जो भी आप लिख रहे हो पूरी उसकी सार्थकता जांच लो, उसकी सच्चाई को समझ लो, तभी उन तथ्यों को इसमें लिखो। आगे, समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग किया जाता है, जिससे कि समाचार जो है वो बहुत तेजी से विकसित होते हैं और लोग जो है वो मुख्य मुख्य बातों को पढ़ लेते हैं आसानी से। ठीक है, और भी लिख सकते हो कि इसमें विषय अनुकूल भाषा में जो अनुच्छेद होते हैं, इनका आकार बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, विषय अनुकूल भाषा होनी चाहिए, साथ ही साथ जो आप बात लिख रहे हो वो एक छोटे स्वरूप में लिखी जानी चाहिए। एक ही शब्द को आपको बार बार उपयोग नहीं करना चाहिए। अब इसमें जो अहम पॉइंट है वो ये कि हमारे जो 6 ककार होते हैं, यानी कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, इसलिए, ठीक है ना, किस लिए, तो इन सभी जो ककार हैं, 6 ककार हमारे, इनका इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। जैसे कि क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस तरीके से ये जो 6 ककार होते हैं, इन संबंध में उस कहानी की, उस घटना के हर एक प्रश्न को उत्तर देना चाहिए, तभी एक समाचार अच्छा बनता है। ठीक है, आपको इसमें से बस 3 पॉइंट लिखने, मैंने आपको ज्यादा बता दिए हैं, आपको जो 3 अच्छे लगता है वो लिख देना, सिंपल सिंपल। ठीक है, सेकंड देखिए, कविता लेखन के बिंबों में मतलब कविता लेखन में बिंब जो होते हैं, इनकी क्या भूमिका होती है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट था, जिसको थोड़ा इजी वे में आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। देखो बिंब यानी कि एक तरीके से स्मृति। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कविता की रचना करते समय शुरुआत में धीरे धीरे दृश्य और श्रव्य बिंब की संभावना तलाश करनी चाहिए। यानी कि शुरुआत में क्या होता है कि जो कविता होती है वो कैसी होती है, श्रव्य होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, श्रव्य से धीरे धीरे करके दृश्य बिंब उसमें ढूंढने चाहिए। ये बिंब सभी को आकृष्ट करते हैं। जो भी बिंब यानी कि जो एक टाइप में आप पिक्चर कह सकते हो, पिक्चर यानी कि इमेजेस टाइप में, तो ऐसे में जो बिंब होते हैं वो इसको आकर्षित करते हैं। कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दिया जाता है, क्योंकि चित्रों और बिंबों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली देखो बिंब का क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिंब जो है वो सभी लोगों को आकर्षित करते हैं और कविता जो वो और ज्यादा लोगों को पसंद आती है। कविता में चित्र भाषा बहुत ही आवश्यक बन जाते हैं, क्योंकि चित्र और बिंबों का प्रभाव लोगों के मन पर अधिकतर रहता है। इसीलिए किसी विचारक ने कहा था कि कविता एक ऐसी चीज है जो एक व्यक्ति की 5 ज्ञानेंद्रियां, स्पर्श, स्वाद, दृश्य, ग्रहण और श्रवण, ठीक है, इन सभी को उंगलियों से पकड़ा जा सकता है। ठीक है, कविता के संबंध में। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, सिंपल सा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे अभिव्यक्ति माध्यम से संबंधित आपके 3-3 मार्क्स के टोटल। अगर मैं बात करूं 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 में से बस आपको किन्हीं 4 के उत्तर देने। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाता है आगे पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग और अंतराल भाग 2। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है और ये है आपके 2-2 मार्क्स के। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वह लता वहीं की जहां कली तू खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करें इसके आंसर की, तो आंसर आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि वैसे 2 मार्क्स में तो थोड़ा आप छोटा करके लिख सकते हो चाहो तो। देखो सिंपल सा पहले वही लाइन लिख दी हमने, आंसर यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि सरोज की माँ जिनकी बेटी थी वहीं सरोज का लालन पालन हुआ, यानी कि कहाँ पे हुआ था इनका, ननिहाल में। लालन पालन कहाँ हुआ, ननिहाल में। पहले मनोहरी लता के रूप में वहां विकसित हुई, यानी कि एक होता है ना, जैसे जब बच्ची छोटी होती है तो काफी मनोहर लगती है, अच्छी लगती है, तो उसी संबंध में वो अच्छे से विकसित हुई, बड़ी हो रही थी। अर्थात मनोहरी का जन्म वहां हुआ और अपने माता पिता की देखरेख में वो बड़ी हुई थी। मनोहरी कौन, इसकी माता के संबंध। लता जब बड़ी हुई तब तब तुम उस लता में कली के समान खिली, अर्थात मनोहरी जी की संतान के रूप में सरोज ने जन्म लिया था। परंतु मां की अचानक मृत्यु के बाद नानी की देखरेख में युवा अवस्था को प्राप्त होकर वह युवती बन गई। यानी कि क्या होता है कि लता जब बड़ी हुई, दैट मीन्स कि बेल टाइप में जब वो बड़ी होती है, ठीक उसी तरीके से
तुम भी बड़ी होती गई, और जैसे लता बड़ी होती है वो खिलती जाती है और अच्छी लगने लगती है, वैसे ही तुम भी बड़ी होती चली गई और तुम भी जो है अच्छी खिलने लगी थी। ठीक है, लेकिन इसी संबंध में जो सरोज की माता थी, एक सेकेंड, हाँ, उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद इनकी जो देखरेख है वो उनके ननिहाल में होती है। नाना नानी के पास ही सरोज का पूरा जीवन, पूरा जीवन तो नहीं यार, गलत बोल रहा, पूरा नहीं बल्कि बाल्यावस्था जो थी वो यहाँ पे जो है बीती थी उनके ननिहाल में। और जब युवा अवस्था में आए तो उसके बाद लेखक उसको लेने के लिए जाते, इस संबंध में आ जाते। ठीक है, ये आंसर है, सिंपल सा, आप समझ गए होंगे बहुत ही आसान तरीके से। फिर आ जाता है दूसरा, अगहन मास में नागमती की विरह वेदना का वर्णन जायसी ने किस प्रकार किया है? यानी कि अगहन मास में नागमती जो गृहिणी है, ठीक है ना, इसके संबंध में उसकी विरह वेदना मलिक मोहम्मद जायसी ने कैसे व्यक्त की? तो इसका आंसर भी आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि अगहन मास में ठंड जो होती है वो बहुत ही जमाने वाली होती है, जो कि नागमती के हृदय को कपा रही है। स्त्रियां इस सर्द के मौसम में जब पति उपस्थित होते हैं तो उनकी उपस्थिति में साज श्रृंगार किया करते हैं, परंतु नागमती के लिए यह साज श्रृंगार अब कष्टदायक लगता है, क्योंकि उसके पति तो परदेश चले गए हैं, वह श्रृंगार किसके लिए करें? लोग ठंड की मां से बचने के लिए जगह जगह पर स्थान पर आग जला के बैठ जाते हैं, परंतु नागमती को विरह रूपी अग्नि अंदर ही अंदर जला के खा रही थी, वैसे कैसे शांत करती? नागमती के लिए अगहन मास कुछ राहत नहीं देता है, क्योंकि नागमती के लिए बाहर कितनी भी ठंड हो, परंतु वह विरह की अग्नि में अंदर ही अंदर जल रही थी। ठीक है, ये आप यहाँ पे इजीली इसका आंसर लिख दोगे। ठीक इसी तरीके से आ जाता है तीसरा वाला, यह दीप अकेला में दीपक के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए बताइए कि कवि ने उसे स्नेह भरा, गर्व भरा एवं मदमाता क्यों कहा? बेसिकली दीपक के संबंध में हमें इस कथन को संबोधित करना, इस कथन को यहाँ पे समझाना। चलिए समझते हैं भाई इसका आंसर भी। तो कवि ने कहा, कवि ने क्या कहा? कवि ने कहा दीपक जो है वो एक अकेले व्यक्तिगत सत्ता का प्रतीक है, जहां पे एक अकेला व्यक्ति जो है वो सत्ता का उपभोग करता हो। क्या साथ ही साथ देखिए क्या कहते हैं कि कविता में दीप जो है, दो दीप है, वो स्नेह, गर्व एवं अहंकार से युक्त व्यक्ति का एक प्रतीक है। ठीक है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो गर्व, स्नेह, अहंकार इन सभी से युक्त हो। ठीक है, दीप तेल के कारण जलता है और प्रकाश देता है, वैसे ही मनुष्य भी स्नेह के कारण जीवित रहता है। दीप संसार को प्रकाशित करता है, उसकी लौ झुकती नहीं है और उसके गर्व का यह सूचक बनती है। तो इसी तरीके से मनुष्य में अपने कार्यों के कारण गर्व विद्यमान होता है, वह कहीं झुकता नहीं है। जलते हुए दीप की लौ इधर उधर हिलती रहती है। कवि ने इसे ही मदमाती कहा, यानी कि उसकी लौ जो वो इधर उधर हिलती रहती है, कवि ने इसे ही मदमाती कहा है। मनुष्य भी मस्ती में, यानी कि मदमाती यानी कि मस्ती में इधर उधर मदमाता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, टहलता रहता है। यही कारण है कि कवि ने मनुष्य को स्नेह भरा, गर्व भरा और मदमाता कहा है। सिंपल सा ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक एक दो दो मार्क्स के हमारे टोटल 3 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब देखिए 11, तो जैसा कि हमने कहा था कि एक सप्रसंग व्याख्या जो है वो आपकी काव्यांश के आधार पे आएगी 6 मार्क्स की, और एक सप्रसंग व्याख्या जो है वो आएगी आपकी गद्यांश के आधार पे। तो आ चुकी है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं एक आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ये पहली वाली कि आहा वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवत जीवन संचित मधुकारियों की भीख लटाई। तो इस संबंध में देखिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सप्रसंग व्याख्या लिखने की एक सबसे पहली ट्रिक क्या होती है, आपको पहले उसको लिखना है पॉइंट को कि आप किससे बताने वाले हो। तो आह वेदना डैश 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 भीख लुटाई, यानी कि आपको क्या करना है, शुरू के 2 वर्ड और आखिरी के 2 से 3 वर्ड उठा लीजिए। ठीक है, 4 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक प्रसंग, एक संदर्भ, एक व्याख्या और एक है इसका विशेष। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रसंग की कि प्रसंग में हम जो है वो किन बातों को लिखते हैं। तो प्रसंग में बेसिकली हम लिखते हैं कि उपरोक्त पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं। तो कक्षा 12 के हिंदी विषय की किताब अंतरा के काव्य देवसेना के गीत से अवतरित है, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद है। संदर्भ क्या है भाई, संदर्भ यानी कि इसमें क्या बेसिकली बताया गया है वो समझा। तो देवसेना स्कंदगुप्त की प्रेम से निराश होकर जीवन भर भ्रम में जीती रहती है, और जब उसके सामने विषम परिस्थितियां आती हैं, जब वो संघर्ष करती रहती है, इस गीत के माध्यम से उसने अपने
अनुभवों से अर्जित जो वेदनामय क्षण है, उसके संबंध में उसको याद करते हुए जब ये दुखी होती रहती है, तो उसी संबंध में इसको व्यक्त करने की यहाँ पे बात कही है। समझिए किस तरीके से यहाँ पे आते हैं पॉइंट। देखिए, व्याख्या। देवसेना कहती है कि मुझे जीवन के अंतिम क्षणों में बहुत ही दुख पीड़ा मिल रही है। स्कंदगुप्त मुझसे प्रेम करता है। इस भ्रम में मैंने अपने जीवन की सभी अभिलाषाओं को लुटा दिया। इसी कारण मैंने अपने जीवन को देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, अर्थात जीवन की मधुर यादों को दान कर दिया है। वह कहती है कि उसके दुखी से दुख होकर शाम भी आंसू बहा रही हो। लेकिन एक सेकंड रुको, यहाँ पे क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें बेसिकली ये 3 लाइन पूछी गई हैं इस संबंध के आधार पर, ठीक है? तो आपको ये 3 लाइनें तो बतानी ही है, लेकिन 6 मार्क्स का है, तो आप कुछ कविता के संबंध में और भी बातें इसमें लिख दोगे, ठीक है? तो इसका जो बस मेन पार्ट है वो कितना है यहाँ पे बेसिकली हम देखें तो यहाँ से लेके हाँ, इतना जो मेन पार्ट है, कहाँ गया? इतना मेन पार्ट है, बाकी ये इस संबंध में अलग चीजें लिखी हुई है, ठीक है? तो ये लिखना जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट तो वैसे तो उतना ही है जितना अंडरलाइन किया है मैंने, बाकी 6 मार्क्स में तो आपको लिखना तो पड़ेगा थोड़ा बड़ा करके, तो ये लिख देंगे आप कि स्कंदगुप्त से प्रेम करती है। जब वो उसके लिए आखिरी समय में जब प्रस्ताव लेके आता है तो वो उसे नहीं मानती है और अपने जीवन में सभी दुखों और संघर्षों के बीच में वो अपने जीवन को बिता रही होती है और वो कहती है कि मेरे इस पूरे जीवन में अब कोई मेरा साथी नहीं है, केवल और केवल मेरा अकेलापन ही एकमात्र मेरा साथी यहाँ पे बचा। ठीक है, बात करें विशेष की तो यहाँ पे चित्रण किया गया है देवसेना की विरह तथा उसकी जो मन स्थिति है वो हार चुकी है। इसका सरल एवं सहज भाषा का उपयोग किया गया है और साथ ही साथ अलंकार मानवीकरण रूपक अनुप्रास ऐसे अलंकारों का उपयोग है। रस करुणा है, छंद युक्त शैली है, बिंब का उपयोग किया गया है। ठीक है, बिंब वैसे यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन पूरी कविता में बिंब आपको देखने को मिलेगा। सिंपल सा है, तो इसकी सह प्रसंग व्याख्या आप इस तरीके से यहाँ पे लिख दोगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया मैंने क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड जो है इसकी जो व्याख्या वो आप खुद कीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। 12 में है चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे कैसे। तो देखते हैं बेसिकली चौधरी प्रेमचंद की व्यक्तिगत विशेषता के संबंध में प्रेमचंद जी को खासा हिंदुस्तानी रईस बताया गया। उनकी हर एक बात में तबीयत दारी टपकती थी। बसंत पंचमी होली आदि त्योहारों पर उनके घर में खूब रंग नाच उत्सव हुआ करते थे। उनकी बातों में विलक्षण वक्तृता यानी कि व्यंग्यात्मकता रहती थी। चौधरी साहब प्राय लोगों को बनाया करते थे। वे प्रसिद्ध कवि होने के साथ भाषा के विद्वान भी थे। तो ये यहाँ पे आप इसका आंसर लिखोगे, बस छोटा सा है, आपको 2 मार्क्स में लिखना है, यही पॉइंट आप लिख दोगे, सिंपल है। अब सेकंड देखिए, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पूज्य का दृष्टांत क्यों दिया है। तो उसने दृष्टांत घड़ी के पूज्य का इसलिए दिया है, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पूज्य का उदाहरण दिया क्योंकि घड़ी को केवल समय बताने वाली मशीन समझने तक ही सीमित ना मानकर घड़ी को खोलकर देखने, उसकी साफ सफाई, काल पुर्जे के विषय में जानकारी हासिल करने का अधिकार सबका होना चाहिए। इसलिए ऐसा माना है कि इसी प्रकार धर्म से संबंधित जो धर्म उपदेशक हैं वो उन्हीं तक ये धर्म सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनेक अर्थों में लोगों तक इस धर्म का ज्ञान लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए ताकि वो धर्म को अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे घड़ी के पुंजों की तुलना के संबंध में उसने उदाहरण दिया है। ठीक है, फिर आ जाता है तीसरा, संवाद देते समय बड़ी बहुरिया की आंखें क्यों छलछलाएं। जब बड़ी बहुरिया संवाद सुना रही होती है हरगोविंद को तो वो उसकी क्यों बेसिकली आंखें जो वो क्यों भर आते हैं। तो संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया का जो दुख होता है वो आंखों के जरिए बाहर आ जाता है। वह अपने ससुराल में बहुत ही ज्यादा परेशान थी, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। संवदिया के आगे जब वो अपनी दशा को व्यक्त करती है जिसे उसने अभी तक किसी को भी अपनी इस बुरी दशा के बारे में नहीं बताया था, लेकिन अब संवदिया उसकी इस दशा को जानता था, तो अपनी करुणा अपनी दशा इसको वर्णन करते हुए जब संवदिया को वो बता रही थी तब उसके आंखों में आंसू आ गए, वो छलछलाए यानी कि तरीके से रोने लगी से इस टाइप। ठीक है, तो ये तीनों ही क्वेश्चन के आंसर हैं। सिंपल सिंपल सा, बहुत छोटे छोटे से थे, 2-2 मार्क्स में, और आई होप आप समझ गए होंगे बहुत इजीली और इजी वे में। ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में देखिए,
गद्यांश बहुत ही ज्यादा छोटा दिया गया है। चलिए इसे पढ़ते हैं। बेसिकली ये आपका जो चैप्टर है सुमरिनी के मन के, उसका जो थर्ड वाला पार्ट है ढेले चुन लो, उससे लिया गया है। ठीक है, इसकी भी हमें क्या करनी है, सह प्रसंग व्याख्या करनी है 6 मार्क्स की। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, बकौल वाष्यायन के, यानी कि शुरू के 2-3 वर्ड और आखिरी के। फिर हम लिखेंगे प्रसंग क्या है। तो उपरोक्त पंक्तियां कक्षा 12 के हिंदी विषय की किताब अंतरा के गद्य सुमरिनी के मनके से अवतरित हैं, जिसके लेखक है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। बात करते हैं इसके संदर्भ की। तो बेसिकली पंक्तियों के आधार पे कवि जो है, जो लेखक है, कवि लेखक अलग होते हैं, कवि कविताओं के, लेखक कहानी वगैरह के, उपन्यासों के। तो लेखक कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने आने वाले कल की चिंता में चिंता के विषय में आज व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये इसका मतलब यहाँ पे लिखा है बेसिकली चिंता के संबंध में आज जो है उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो प्रसंग कहां से लिया गया है, संदर्भ क्या बताएं। अब आती है इसकी व्याख्या। तो व्याख्या करेंगे कि उपरोक्त पंक्तियों के अनुसार लेखक कहते हैं कि जो वस्तु हमारे पास इस समय विद्यमान है, हमें उससे ही सही करना चाहिए। लेखक ज्योतिष ज्ञान पर विश्वास नहीं करता है। वो ये कहता है कि जो कल मोर दिखाई देगा, उससे अधिक अच्छा तो आज का कबूतर है। जो आज का कबूतर आपके पास, इसका मतलब कि कल्पना से आज का यथार्थ अच्छा है। यानी कि जो कल्पना आप करते हो कि इस संबंध में कि आपके पास मोर होगा, लेकिन मोर की कल्पना छोड़ो, यदि आपके पास आज का कबूतर है, यानी कि आज का आपके पास थोड़ा सा भी ज्ञान है, तो वही आपके लिए बहुत है। हमारे द्वारा आने वाले कल में, बीते कल में विद्यमान वस्तु को सही कहना मूर्खता है। यानी कि वर्तमान में जो वस्तु है, वर्तमान में जैसी परिस्थिति है, आने वाले टाइम पे भी वही रहेगा, ये कहना गलत है। और बीते टाइम पे ऐसी थी, ये भी गलत है। यानी कि इतिहास, वर्तमान और भविष्य एक जैसे नहीं हो सकते, ये बताया गया। कल मोहर सोने की थी, चांदी की थी। बात हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आज हमारे हाथ में पैसा है। पहले मोहरें हुआ करती थी इतिहास में, लेकिन आज हमारे पास पैसा है। तो अगर हम ये सोच के अपने जीवन को यहीं पे इसको छेड़ते रहेंगे कि पहले मोहरें होती थी सोने की, मुझे भी मोहरें चाहिए, चांदी चाहिए, तो ऐसे में तो बस यही होता रहेगा। आप इतिहास के संबंध में अपने आप को वहीं खो दोगे। वो ऐसे में आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। आपके पास जो है वर्तमान में, उसी का उपयोग करें। ठीक है। अतः यदि हम आंखों देखे ढेले को सच मानते हैं, यानी कि जो ढेले चुनने की प्रथा देखी गई है, तो यही सही। लाखों दूर स्थित पिंड हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने उन्हें देखा ही नहीं। यानी कि लाखों दूर स्थित जो पिंड है, उन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको हमने देखा ही नहीं, तो हम उनको समझें कैसे। और सबसे आखिरी विशेष लिखेंगे। तो विशेष में सरल सहज भाषा का उपयोग है, व्यंग्यात्मक विधा का उपयोग किया गया है, अलंकार युक्त शैली है, और समाज को सचेत करने को, जागृत करने के यहाँ पे संदेश दिया जा रहा है। सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और यहाँ पे आ जाता है विशेष, ये सभी लिख दोगे। तो ये हो गई हमारे यहाँ पे एक सह प्रसंग व्याख्या कंप्लीट। अब आता है तीसरा, मतलब क्वेश्चन 14 का पहला वाला पार्ट है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन, कोई एक का आंसर आपको लिखना है। देखिए क्वेश्चन है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विवेचना कीजिए। यानी कि सूरदास के चरित्र की यहाँ पे हमें विवेचना करनी है। कोई 3 पॉइंट लिखने हैं। तो बेसिकली मैंने थोड़ा सा आपको सूरदास के बारे में बता दिया पहले कि सूरदास एक अंधा भिखारी होता है, वह लोगों के दान पर जीता है। सूरदास के साथ ही झोपड़ी के जल जाने पर उसकी जब सभी अभिलाषाएं जो हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, तो उसके लिए वो फूस की राख नहीं बल्कि उसकी अभिलाषाओं की राख थी, लेकिन फिर भी वह सब कुछ दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। तब ऐसे में उसके चारित्रिक जो विशेषता है वो निकल कर आती है। सबसे पहली विशेषता होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मेन आंसर है इसका वो ये है। पहले मैंने आपकी एक भूमिका ये बनाई है, वैसे आपको भूमिका लिखने की जरूरत नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट आंसर है उस पर ध्यान देना। ठीक है। देखिए पहला क्या है, हार न मानने की प्रवृत्ति। सूरदास जीवन की चाहे कितनी विषम परिस्थितियां और प्रतिकूल परिस्थितियां हो, कठिन समय हो, उसने कभी भी हार नहीं माना। पुनः परिश्रम, निर्णय लेने की क्षमता, यानी कि सूरदास किसी भी परिस्थिति को केवल मौन रहकर कि मेरी झोपड़ी जल गई है या फिर मेरे साथ कुछ गलत हो गया, तो ऐसे में वो मौन रहकर उसे स्वयं पर हावी नहीं होने देता है। वो तुरंत उसके प्रति एक सकारात्मक निर्णय लेता है और उस पर कार्य करता है, जैसा कि उसने झोपड़ी के जल जाने के लिए किया था।
सहृदय एवं परोपकारी यानी कि सूरदास जो है वो कोमल हृदय वाला एक व्यक्ति है जिसने स्वयं पर संकट आने का अंदेशा होने पर भी उसे पता था कि यदि मैंने सुभागी को शरण दी तो उसका पति जो है वो मेरे लिए संकट बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद सुभागी के बेघर होने का जिम्मेदार वह स्वयं को ही मानता है कि उसे अलग कर दिया, उसके पति ने घर से बाहर निकाल दिया, तो उसका जिम्मेदार स्वयं को ही मानता है, इसीलिए ये सहृदय एवं परोपकारी भी था। फिर आ जाता है आशावादी दृष्टिकोण। इसका मतलब क्या है? तो जब इसकी झोपड़ी जल जाती है तो उसके उस समय के दौरान मिठुआ के खेल की बात सुनकर सूरदास के मन में भविष्य के प्रति एक नई आशा जागृत होती है। वह अतीत को भूलकर भविष्य को फिर से सुधारना चाहता था। तो इस संबंध में वो अपने कदम यहाँ पे उठाने शुरू कर देता है। तो कौन कौन सी चारित्रिक विशेषताएं? हार नहीं मानता है, परिश्रम करने की क्षमता है, सहृदय परोपकारी है और आशावादी दृष्टिकोण है, इस सब। ठीक है, फिर रहता है यहाँ पे सबसे आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी मां की तुलना बत्तख से की है? तो आइए समझते हैं किन के आधारों पर की है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप देखोगे, अंडरलाइन करते हैं एक बार दोनों पॉइंट को, फिर समझेंगे। ये हो गया हमारा अंडरलाइन। चलिए देखिए, पॉइंट लिखेंगे कि बत्तख, जिस प्रकार बत्तख अंडे देने के बाद पानी में नहीं जाती है जब तक उसके अंडों से बच्चे नहीं निकल जाते हैं, तब तक उन्हें सेती है। वे अंडों को अपने पंखों के मध्य रखती है, इस तरह बच्चों को सबसे बचाकर रखती है। ठीक है, यानी कि बत्तख यदि वो अंडे देती है तो वो पानी में नहीं जाते, जबकि पानी ही उनके लिए जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जब तक अंडे सुरक्षित नहीं होते हैं वो पंखों के नीचे अपने अंडे को दबा के रखती है, यानी कि मध्य में रखती है। वह अपने अंडों तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत सतर्कता के साथ में कोमलता से काम लेती है। एक तरफ जहां वह सतर्कता होती है, वहीं दूसरी ओर वो ये प्रयास करती है कि अंडों तक या उनके निकलने वाले बच्चों को कोई भी नुकसान ना हो। तो ये बतख की बात हो गई। ठीक इसी तरीके से माँ भी करती है कि माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छे से उसका देखभाल करती है। वह उसे दूध पिलाती है, वो अपने साथ सुलाती है, उसका हर कार्य करती है। इसी कारण लेखक विश्वनाथ ने अपनी माँ की तुलना बतख से की है। सिंपल सा आंसर ये लिख दो। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इजीली आंसर से रीड आउट भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है बच्चों। ठीक है, ये आपका ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर आया हुआ था जिसे मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है ना, अगर आप इसका पीडीएफ सही से लिख दो भाई, हाँ, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना और पीडीएफ वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते। हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। 2 क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर छोड़े थे, उनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अभी आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी हम ऐसे ही जो क्वेश्चन पेपर है जो आपके ऑफिशियल है उनके सॉल्यूशन हम लेके आने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा हर एक वीडियो को। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।